नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं आपका साथी के आर चौधरी। और जैसा कि आपने देखा होगा कि कई ऐसे हिंदी के ऐसे कई बिंदु हैं जिनमें कई विद्यार्थी हैं उनको लेकर ज्यादा टेंशन में रहते हैं या उनको चिंता है वो सताती है, तनाव में रहते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हिंदी इतना कठिन विषय नहीं है। अगर हम बात करें एक हिंदी का एक बिंदु है, उस बिंदु को लेकर अगर हम बात करें तो एक आपका उपसर्ग है जो कि आपको बार बार परेशान करता है। अगर उपसर्ग को अगर इस रूप में पढ़ा जाए, उपसर्ग जो टॉपिक है उसको इस रूप में पढ़ा जाए तो शायद है कि वहां पर किसी प्रकार की कोई समस्या उसका आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। ये जो उपसर्ग है इसकी जो बेसिक बेसिक बातें हैं वो तो आप समझते ही होंगे, लेकिन हम चर्चा कर लेते हैं बेसिक रूप में कि ये जो उपसर्ग है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो यहाँ पर क्या है, उप है, और ये क्या हो गया साहब, सर्ग है। उप का मतलब होता है समीप, समीप, समीप होता है या पास होता है। और दूसरा हो गया साहब सर्ग है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, बैठना, यानी कि पास में बैठना है वो क्या कहलाएगा, उपसर्ग कहलाता है। तो अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनती है, तो किसी शब्द या शब्दांश के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है ना। अगर हम बात करें साहब कि एक ही शब्द में कई उपसर्ग होते हैं और इसके साथ साथ में जब उपसर्ग का प्रयोग हो जाए, किसी शब्द में अगर उपसर्ग का प्रयोग होता है तो उसके अर्थ में कई प्रकार से बदलाव आ जाता है। जैसे कि अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास में एक शब्द लिया हार, ये हार शब्द है। इसमें अगर हम, हार का मतलब होता है हारना या पराजित होना, लेकिन इसमें कई जो उपसर्ग है उसमें लगा दिया जाएगा तो इसके अर्थ में कई प्रकार से बदलाव आ जाता है। जैसे कि आ उपसर्ग लगाने से क्या हो जाएगा साहब, हार मूल शब्द है और क्या हो जाएगा साहब, आहार हो जाता है। आहार का मतलब होता है भोजन। आहार का मतलब क्या हो जाएगा साहब, आहार का मतलब भोजन होता है। अगर इसमें क्या लगा दिया जाए साहब, ये जो हार जो शब्द है इसमें क्या लगा दिया जाए, तो यहाँ पर लगा दिया जाए सम, सम उपसर्ग लगा दिया जाए। हार मूल शब्द है और शब्द क्या बन जाएगा हमारे पास में, संघार बन जाएगा। इसका मतलब क्या होता है साहब, इसका मतलब होता है मारना। इसी प्रकार से अगर इसमें क्या लगा दिया जाए, प्र लगा दिया जाए, हार मूल शब्द है और शब्द क्या बन जाएगा, प्रहार हो जाएगा। प्रहार का मतलब क्या होता है, तो प्रहार का मतलब होता है साहब आक्रमण। इसी प्रकार से इसमें क्या लगा दिया जाए, वि उपसर्ग लगा दिया जाए, हार मूल शब्द है और शब्द क्या हो जाएगा साहब, विहार हो जाएगा। विहार का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब हो जाएगा साहब भ्रमण हो जाएगा। इसका मतलब क्या है आपका, भ्रमण हो जाएगा। इसमें लगा दूं मैं प्रति उपसर्ग लगा दूं और क्या है साहब, हार मूल शब्द है तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्रतिहार हो जाएगा। और प्रतिहार का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है साहब द्वारपाल। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि शब्द एक होगा, उस शब्द में अगर उपसर्ग लगता जाएगा तो लगता जाएगा, तो जो उपसर्ग है जिस शब्द में उपसर्ग लगेगा उसके अनुसार उसके अर्थ में बदलाव हो करता हुआ जाएगा। तो यहाँ पर उपसर्ग है, उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब हो गया किसी शब्द या शब्दांश के प्रारंभ में जुड़ेगा और अर्थ परिवर्तन की दशाओं को प्रभावित करते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो कोई भी शब्द होता है उसका एक अर्थ होता है, लेकिन जब उसमें उपसर्ग जुड़ जाएगा तो वह जो उपसर्ग होगा उसके अनुसार उसके अर्थ का बोध है वो कराया जाता है। तो यहाँ पर क्या गया साहब, ये उपसर्ग आ गए। अब उपसर्ग देखा जाए तो उपसर्ग है वो मुख्य रूप से हिंदी, संस्कृत और विदेशी भाषा के उपसर्ग होते हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे साहब हिंदी के उपसर्ग हैं या संस्कृत के उपसर्ग है या विदेशी भाषा के उपसर्ग है, इनको याद कैसे किया जाए, सरल रूप में किस प्रकार से इनको याद किया जाए, तो इसका एक जो ट्रिक्स है उसको लेकर हम बात कर लेते हैं। तो संस्कृत भाषा की जो 22 उपसर्ग है इनको याद करने का जो फॉर्मूला है या ट्रिक्स है वो क्या हो सकती है, तो इसकी ट्रिक्स है साहब, यहां से अगर इसकी बात करें जो संस्कृत भाषा की जो उपसर्ग है, संस्कृत उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग है उनको याद रखने का जो तरीका है या ट्रिक्स है वो क्या है, तो ये होने वाली है आविनिसम, आविनिसम, प्रसुरस, पवन भी, पवन भी, एंटिडी, रात्रि, तप, स्व और अपि। ये 22 उपसर्ग हो गए हमारे। ये कौन से उपसर्ग हो गए साहब, संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग वो हो जाते हैं। अब इनका जो ये ट्रिक्स है, इस ट्रिक से क्या शब्द उपसर्ग है वो बनने वाले हैं, वो इस प्रकार से बनने वाले हैं। यहां अगर हम बात करें तो यहां पर हो जाएगा साहब, आ से हमारा बन जाएगा साहब आ उपसर्ग बन जाएगा, वी है इससे वी उपसर्ग हो जाएगा, ने से ने उपसर्ग बन जाएगा, सम से सम उपसर्ग बन जाएगा। इसी प्रकार से प्र से प्र बन जाएगा और सु से सु उपसर्ग बन जाता है। इधर अगर हम बात करें तो फिर हो जाएगा साहब निर है, दूर है ना। इसी प्रकार से जो उपसर्ग हो जाएगा साहब निस है और क्या होने वाला है साहब, 200 उपसर्ग होने वाला है।
इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अप है, अव है और क्या हो जाएगा, अन उपसर्ग हो जाएगा। तो अप है, अव है और अन उपसर्ग है वो हो जाता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर बात करें तो इससे क्या हो जाएगा, तो अभी उपसर्ग बन जाएगा। यहाँ से क्या बनता है साहब, तो अनु उपसर्ग बनेगा। इस अति से क्या बन जाएगा, अति बन जाएगा। और यहाँ से क्या बन जाएगा, हमारे पास में अधि उपसर्ग है वो बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ से जो उपसर्ग बनने वाले हैं वो क्या क्या बनने वाले हैं, तो यहाँ से बन जाएगा साहब परा। इसी प्रकार से क्या होता है साहब, प्रति। और क्या बन जाएगा आपका, परि उपसर्ग बन जाएगा। परि उपसर्ग है वो बन जाता है। इसी प्रकार से यहाँ इससे क्या बनेगा, तो उत है और क्या बनने वाला साहब, उद। और इससे क्या बन जाएगा, उप उपसर्ग बन जाएगा। और एक हमने जो देखा था, एक हमारा जो श्व है और क्या हो जाएगा साहब आपका अपि है। तो श्व और क्या हो जाएगा साहब, अपि। इससे क्या बन जाएगा, तो इससे बन जाएगा आपका श्व उपसर्ग है और इससे क्या बन जाएगा साहब आपका अपि उपसर्ग है। तो इस प्रकार से ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग है, इन 22 उपसर्ग को इस फॉर्मूले के माध्यम से आप याद रखेंगे तो लाइफ में कभी भूल नहीं होने की जो संभावना है वो न के बराबर हो जाएगी। प्रश्न एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है कि इस शब्द में क्या उपसर्ग होने वाला है, और अगर हमें उपसर्गों का पता होगा तो हमारा जो प्रश्न होता है वो हम आराम से सरल है वो सरल रूप में या सहज रूप में इसको जो हल करना है वो हमारे लिए लाभदायक हो जाता है। यहाँ इनका एक तरीका तो ये हो गया, 22 उपसर्ग है, इनको याद रखने का जो एक तरीका है वो तो क्या हो गया साहब आपका, ये हो जाता है आ भी नी सम प्र सु रस पवन भी एंटिटी रात्रि तप स्व अभी, इस रूप में याद रख सकते हैं। आ से हमारा उपसर्ग बन गया, वी से वी हो गया, नी से नी हो गया, सम से सम हो गया, प्र से प्र बन गया, सु से सु बन गया। इसी प्रकार से निर बन गया, दुर बन गया, निस बन गया, दुस बन गया। अप है, अव है, अन है, अभी है। इसी प्रकार से अनु है, अति है, अधि है, परा है, प्रति है, परी है, उत है, उद है, उप है, स्व है और अपी है। हमारी जो नई एनसीईआरटी वाली किताब आई है उसमें जो नए उपसर्ग हैं वो जोड़े गए हैं, कौन से आपके श्व और अपी उपसर्ग हैं, ये दो नए उपसर्ग वो जोड़े गए हैं। लेकिन कुछ बदलाव भी किया गया। क्या बदलाव किया गया साहब, यहाँ पर जो देर है और निस है इन दोनों को एक उपसर्ग बना दिया गया। इसी प्रकार से दूर और दोष उपसर्ग है इनको एक उपसर्ग मान लिया गया। इसलिए मान लिया गया कि इनका अर्थ वो क्या होता है साहब, समान ही होता है। तो समान अर्थ होने की वजह से इन दोनों को अलग अलग उपसर्ग न मानकर क्या माना गया साहब, एक उपसर्ग है वो माना गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो उत और उद उपसर्ग है इन दोनों को भी क्या मान लिया गया साहब, एक उपसर्ग के रूप में इसको शामिल कर लिया गया। यहाँ पर ये बोला गया कि इसमें जो बदलाव होता है वो बदलाव संधि की वजह से बनता है। तो संधि से उत भी बनता है और उद उपसर्ग है उसका भी निर्माण होने वाला है। तो इस प्रकार से इनको याद है वो किया जा सकता है। तो देखो कितने उपसर्ग हो गए हमारे, 22 उपसर्ग हो गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 22 उपसर्ग है वो कौन से हो जाएंगे, तो हमारे ये हो जाते हैं इस प्रकार से 22 उपसर्ग है वो हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे। ये कितने नंबर हो गया, 7 नंबर, ये हो गया साहब आपका 8 नंबर, ये हो गया 9 नंबर, ये है 10 नंबर और ये 11 नंबर है, ये 12 नंबर है। इसी प्रकार से ये 13 हो गए, ये 14 हो गए और ये क्या 15 है। इसी प्रकार से ये 16 है, ये 17 है, ये 18 है और ये क्या हो गया साहब 19 है, ये क्या हो गया 20 और इधर से अगर हम देखें तो ये 21 हो गया और ये क्या हो जाएंगे आपके 22। इस प्रकार से 22 उपसर्ग हैं। इन 22 उपसर्गों को ऐसे याद रखा जा सकता है। इस प्रकार से याद रखेंगे तो आप जो प्रश्न होगा कोई सा भी आप परीक्षा दीजिएगा, चाहे ग्रेड फर्स्ट दीजिएगा, सेकंड दीजिएगा, रीट दीजिएगा, पीएसआई दीजिएगा, इसके अलावा एग्रीकल्चर सुपरवाइजर दीजिएगा, एलडीसी दीजिएगा, कोई सा भी अगर एग्जाम देते हैं तो अगर यहाँ से जो प्रश्न आता है वो प्रश्न आपका गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। एक तो इसको इनको इस प्रकार से याद है, वो 22 उपसर्ग है, इनको इस प्रकार से याद रखा जा सकता है। और दूसरा इसका जो है जो दूसरा फॉर्मूला होने वाला है वो इस प्रकार से भी इनको याद है वो रखा जा सकता है। इनको रखा जा सकता है साहब अकारांत, अकारांत है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, इकारांत है, अकारांत है ना। ये हो जाएगा इस प्रकार से, यहां से लिखते हैं अकारांत, 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 अकारांत है, अकारांत है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब, इकारांत है, उकारांत है, उकारांत है और क्या हो जाएगा साहब व्यंजनार्थ। यानी कि इनको इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं, इस प्रकार से भी क्या है इनको याद रखा जा सकता है। यानी कि इनका मतलब ये हो गया कि जिसके अंत में अ होगा अकारांत कहलाएगा, जिसके अंत में आ होगा आकारांत कहलाएगा, जिसके अंत में ई होगा वो इकारांत कहलाएगा और जिसके अंत में उ उपसर्ग होता है वो उकारांत कहलाता है। ठीक है, और जिसके अंत में व्यंजन होगा वो व्यंजनांत कहलाने वाला है। यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो हमारे 22 उपसर्ग है इसमें कौन से हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या आ रहा है आ, तो ये आ है, ये आ उपसर्ग कौन सा हो गया आकारांत। इधर क्या रहा आपका वी है, नी है, तो ये बन गया साहब वी है और ये बन गया आपका नी है। इसी प्रकार देखो सम है ना, तो ये सम क्या बन जाएगा आपका, यहां से ये बन जाएगा सम।
इसी प्रकार से क्या बन जाएगा आपका प्र है, तो प्र में क्या जाएगा साहब ये है। इसी प्रकार से क्या जाएगा साहब सु है, तो सु में क्या हो जाएगा ये सु उपसर्ग बन जाएगा। इधर से क्या बन जाएगा देर डोर दे से ने से, है ना, तो यहाँ पर बन जाएगा नेर, है ना, निर है, दोर है। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा साहब निस है, और क्या हो जाएगा आपका दो सौ उपसर्ग है, ये क्या हो जाएंगे व्यंजनात् बन जाते हैं। इसी प्रकार से क्या हो जाएगा साहब यहाँ पर क्या है अप है, तो यहाँ पर अप है ना, ये क्या कहलाएगा अकारांत। अब के बाद में क्या आ गया आपका, तो यहाँ पर अव है, तो अव भी क्या हो जाएगा साहब अकारांत हो जाएगा। अव के बाद में क्या रहा है अन, और अन में न हल्यंत है क्या, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये अन है ना, ये बन गया साहब हमारा व्यंजनात् है, यानी कि व्यंजन से बनने वाला उपसर्ग हो गया। अन के बाद में क्या आया अभी, अभी उपसर्ग भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, तो ये बन जाएगा साहब अभी है, ये भी क्या हो जाएगा आपका इकारांत हो जाएगा। अभी के बाद में बात करें साहब अनु है, तो अनु क्या बन जाएगा, तो अनु है ना वो बन जाएगा साहब ये वाला अनु, जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा अनु हो जाएगा उकारांत। अनु के बाद में क्या आया अति, तो अति है वो भी क्या है इकारांत है। इसके बाद में क्या रहा साहब अधि, तो अधि उपसर्ग है वो भी क्या हो जाएगा, तो ये भी बन जाएगा साहब इकारांत है। अधि के बाद में क्या आया परा, और परा में देखो रा में क्या आ रहा है आपका आ, तो परा है वो क्या हो जाएगा आकारांत। परा के बाद में क्या आया प्रति, तो प्रति बन जाएगा वो क्या बन जाएगा साहब इकारांत। प्रति के बाद में क्या रहा है परी, तो परी भी क्या हो गया हमारे पास में इकारांत। इसके बाद में क्या है उत है और उद है, तो अगर उत आ जाए या उद आ जाए, ये दोनों भी क्या है इकारांत है। और क्या बन जाएगा साहब उप है, उप में क्या हो जाएगा ये भी अकारांत हो जाएगा। और एक हमने दो उपसर्ग और देखे थे ना, कौन सा स्व और अपि। देखो स्व में क्या है अ है, तो ये आ जाएगा साहब इसमें, और फिर क्या आया अपि, अपि क्या आ जाएगा साहब हमारे पास में इसमें आ जाएगा। तो इन जो उपसर्ग हैं हमारे संस्कृत भाषा के जो 22 उपसर्ग हैं, इनको याद रखा जा सकता है, वो दो प्रकार से याद रखा जा सकता है। पहला तो आप स्ट्रिक्स के रूप में याद रख सकते हैं, है ना, स्ट्रिक्स है स्ट्रिक्स के रूप में याद रख सकते हैं, आ वी नी सम प्र सूरज पवन भी एंटिटी रात्रि सब स्व अभी, इस रूप में याद रख सकते हैं। और दूसरा क्या हो जाएगा साहब आपको इस रूप में भी इनको याद रखा जा सकता है। अकारांत का मतलब होता है जिसके अंत में अ हो, देखो प्र है, प्र में क्या साहब अ है। इसके बाद में क्या आया अप है, तो अप में भी प में अ है। इसके बाद में क्या रहा अव है, अव में भी व में अ है। इसके बाद में क्या रहा उप में अ है, और स्व में क्या आ गया आपका अ आ गया। अगर हम बात करें आकारांत, तो आ में आ है, परा में रा में भी क्या आ गया साहब आ गया। इसी प्रकार से इकारांत है, तो वी में क्या आ गया ई आ गया, नी में ई है, अभी में ई है, अति में भी देखो ती में ई है ना, अधि में भी क्या आ गया ई आ गया, प्रति में भी ई आ गया, परी में भी ई आ गया, रपी में भी क्या आ गया साहब आपका ई आ गया। ये आपका अपी उपसर्ग हो गया। उकारांत, उकारांत का मतलब हो गया साहब जिसके अंत में उ होगा, और देखो सु में उ है, अनु में भी क्या हो गया उ आ गया, और जिसके अंत में व्यंजन होगा वो क्या कहलाएगा आपका व्यंजनात् कहलाने वाला। जिसके अंत में व्यंजन होता है व्यंजनात् कहलाएगा। सम में क्या रहा आपका मैं आ रहा है, क्या हल्यंत है व्यंजन है साहब। इधर निर्मय है, दुर्मय है, निस में है, दुस में है, अन में है, उत में है और उद में है। इन सभी के अंत में क्या रहा आपका वो जो व्यंजन है वो हल्यंत आ रहा है। जहां व्यंजन हल्यंत आएगा वो क्या कहलाएगा साहब हल्यंत व्यंजनात् कहलाएगा। तो अगर उपसर्ग से प्रश्न आए तो आप आराम से कर पाएंगे। इन उपसर्गों का जब भी प्रयोग होगा ध्यान दीजिएगा, उपसर्ग होता है उसमें ऋस्व स्वर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर देखा होगा आपने, समझ में आ गया होगा। तो इन उपसर्गों का प्रयोग संधि में भी होता है, दीर्घ संधि में भी होता है, व्यंजन संधि में होता है, यण संधि में भी इनका प्रयोग होने वाला है। तो इस प्रकार से और जो एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनसे संबंधित आपके वीडियो हैं वो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। तो आपके जो जितने भी साथी हैं उन सभी साथियों से हिंदी बाई KR चौधरी सर जो आपका चैनल है, इस चैनल को जानकारी है, इस जानकारी को आप साझा करिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, लाइव और शेयर करने का काम है वो भी आप करिएगा। मैं इसी प्रकार से और जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु होंगे उन बिंदुओं को सरल और रोचक रूप में आपके समक्ष लाने का प्रयास करूंगा। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।